अच्छा देखो, ब्रांच अकाउंटिंग में दो तरह का ब्रांच है, वन इज डोमेस्टिक ब्रांच, अनदर वन इज फॉरेन ब्रांच। ठीक है, हम लोग डोमेस्टिक ब्रांच डिस्कस कर रहे थे। डोमेस्टिक ब्रांच अकाउंटिंग करने का कितना तरीका है? दो ही तरीका, एक डिपेंडेंट ब्रांच होगा या फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच होगा। ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच पहले उनका अकाउंटिंग के लिए देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपको डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन पूछा या फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच का। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन बाय हेड ऑफिस। इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन बाय हेड ऑफिस। अब डिपेंडेंट ब्रांच कंसेप्ट बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, लंबे लंबे ट्रांजेक्शन होते हैं, वहां एप्लीकेबिलिटी पॉसिबल है, या फिर छोटी छोटी ब्रांचेस है, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते वहां। छोटे छोटे ब्रांचेस, नॉट देयर इज एनफ ब्रांचेस, 2 3 4 ज्यादा ब्रांचेस है नहीं, एंड वहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन भी बहुत लंबा नहीं होता है, तब हेड ऑफिस चाहे तो अपने बुक्स में ही उसका अकाउंटिंग मेंटेन कर सकता है, राइट। अब डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर में सर्टेन मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग था जो हेड ऑफिस फॉलो कर सकता है। नंबर वन, डेटर मेथड। ठीक है, डेटर मेथड में क्या होता है, हेड ऑफिस विल मेंटेन द सिंगल अकाउंट ऑफ अ ब्रांच। ब्रांच अकाउंट बनाएगा, उसके अलावा ब्रांच का कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा। उस ब्रांच अकाउंट में ही सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस रिलेटेड टू द ब्रांच रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजेक्शन हम लोग डेटर मेथड में फॉलो करता है, ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। इफ ब्रांच का आउटसाइड पार्टीज के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। if there is any missing information related to opening balance of assets and liabilities, तब हम लोग मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है। इफ ब्रांच ने थर्ड पार्टी को गुड सेल किया, मतलब क्रेडिट सेल किया हो चाहे कैश सेल्स किया हो, वो ट्रांजेक्शन हम ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। इज इट क्लियर? डेटर मेथड में दो तरीके से कर रहे थे, इधर हेड ऑफिस विल सेंड द गुड्स एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे भेज रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। whenever the goods is sent by head office to the branch at invoice price, then opening stock and closing stock will always be shown at invoice price, right। लोडिंग पार्ट हम लोग ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट करता है। इवन द हेड ऑफिस जो ब्रांच को गुड्स भेजता है ड्यूरिंग द ईयर, दैट विल बी फर्स्ट रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस, उसके बाद उसका लोडिंग पार्ट क्रेडिट साइड में एलिमिनेट करना है। रिटर्न जब करेगा ब्रांच, जब हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा तभी भी वो इनवॉइस प्राइस पे ही रिकॉर्ड होगा, एंड लोडिंग पार्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो स्टॉक रिजर्व बोल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व करके आ जाएगा, राइट। वहां पे एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था जहां पे आउटस्टैंडिंग समथिंग कुछ था जो आपने एज ए लाइबिलिटी कंसीडर नहीं किया था। यू हैव टू कंसीडर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ब्रांच ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के अंदर में, राइट। उसके बीच के ट्रांजेक्शंस नहीं रिकॉर्ड करने। जब आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट मींस आपने कंसीडरेशन में सब कुछ ले लिया है। The final answer of the branch account will be the profit or loss from that particular branch. Is it clear? आई बात समझ में? Then second method हमने सीखा था स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड में क्या होता है, जितने भी हेड ऑफिस विल मेंटेन ऑल द लेजर अकाउंट्स रिलेटेड टू द ब्रांच, जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, branch adjustment, branch debtor, branch cash, branch expenses, everything, branch P&L, each and every account of the branch will be maintained by head office। clear है। अब वहां पे भी goods may be sent at cost price or at invoice price। if cost price है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट if invoice price है तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन रहा है मेरा ब्रांच एडजस्टमेंट या फिर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट इज नथिंग, इट इज अकाउंट वी प्रिपेयर टू शो द लोडिंग पार्ट। वो जो प्रॉफिट पार्ट है वो शो करने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, राइट। वहां पे वही ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, जितना गुड्स ड्यूरिंग द ईयर भेजा है उसका लोडिंग वाला पार्ट आता रहेगा। क्लियर है वहां तक। देन यहाँ पे ब्रांच एंड हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होगा ही, इवन ब्रांच ने कोई भी ट्रांजेक्शन किया वो सारे भी रिकॉर्ड होंगे ही होंगे। क्लियर है यहाँ तक। देन स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट में एक चीज नोट डाउन करने का था कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ रहता है, इफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, इफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ एंड इफ माय डेबिट साइड इज हायर, देन हम लोग हमेशा अज्यूम करता है कि वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ही होगा। सेकेंडली, क्वेश्चन ने ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, एंड प्रॉफिट भी पता है हमें। प्रॉफिट कैसे पता है कि
हमें सेलिंग प्राइस पता है, सपोज ब्रांच को 100 रुपए में गुड्स मिला हेड ऑफिस से, एंड क्वेश्चन बोलते ब्रांच उसको 20% ज्यादा में बेच रहा है, मतलब 120 रुपए में बेच रहा है, यानी 20 रुपीज इज द ग्रॉस प्रॉफिट। जब हमें प्रॉफिट निकालने का तरीका पता है क्वेश्चन में, तो हम पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, एंड द बैलेंसिंग फिगर, अभी भी यदि आपका स्टॉक अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, then that balancing figure in the absence of information is treated as abnormal loss, right? एंड इफ क्वेश्चन बोलेगा उसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करना है, तो अपन नॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे। क्लियर है ये वाला चीज? देन ब्रांच स्टॉक अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आता है दैट इज ट्रांसफर टू द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, एंड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट का फाइनल वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू द ब्रांच पीएनएल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? अब वहां पे कुछ और सीखा था कि लॉसेस दो तरह का था, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस है तो पूरा का पूरा कुछ नहीं करना है अपने को, वो पूरा लॉस है। इफ इनवॉइस प्राइस पे है तो क्या करना है? डेटर वेटर, अरे क्या हो गया? ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक, पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस का जो वैल्यू है वो सीधा एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, आई मीन ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट में लिख देंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, और ब्रांच एडजस्टमेंट के अकाउंट में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्लियर है? ये ध्यान रखना, यहाँ सब में गलतियां होती, मैंने वहां पे 3 स्टार भी मरवाया था कि लॉसेस के केस में आप गलती करते हो। एबनॉर्मल लॉस होगा तो क्या करोगे? The cost part will be transferred to the branch P&L and the loading part will be shown stock adjustment में जाएगा abnormal loss के केस में। क्लियर है? ये गलती मत करना। एंड देन उसके बाद में आपने स्टॉक एंड डेटर मेथड में नॉर्मल बेसिक अकाउंट्स आप लोग बना रहे थे, ब्रांच पीएनएल वगैरह आ जाएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट भी बना रहे थे वहां पे। वहां और एक चीज ध्यान में रखने लायक था, एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मिला था जहां पे आपसे प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू पूछा था। तो जब ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा था तो हमने लोडिंग पार्ट का काम नहीं किया था। जब हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट पूछता है तब हम लोग लोडिंग को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन जब ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट पूछता है तो हम लोग को लोडिंग एलिमिनेट नहीं करना है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। दैट वाज माय स्टॉक एंड डेटर मेथड। उसके अलावा हमने स्टॉक एंड डेटर में कुछ नहीं सीखा। देन वन वाज माय फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट में क्या था? नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल जैसे हम लोग बनाते हैं उस तरीके से हम लोग बनाएंगे ब्रांच का। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने का तुम लोगों ने होमवर्क में क्वेश्चन किया था, ट्रेडिंग पीएनएल बना के ही किया था, फिर मैंने बोला उसको वो नॉर्मल तरीके से भी हो सकता था, फिर हमने देखा आंसर मैच नहीं हो रहा था क्योंकि हमने प्रॉफिट निकाला था एज पर द हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था तो हमने वो हाँ इलस्ट्रेशन का था। ठीक है, एंड कुछ कुछ छोटी छोटी माइनर सी चीजें यहाँ पे और भी मिली थी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में, जैसे कि गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट वाला पॉइंट मिला था। हेड ऑफिस ने तो गुड्स भेज दिया, तो पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में पूरा गुड्स रिकॉर्ड होगा, फिर क्वेश्चन जो क्लोजिंग स्टॉक देता है वो बताता है जो उसके पास है, लेकिन जो इन ट्रांजिट है उसको भी हमें हमारे क्लोजिंग स्टॉक में काउंट करना पड़ेगा, वो भी एक पॉइंट मिला था। क्लियर है? देन एक्सपेंसेस वाला पॉइंट याद है ना, एक्सपेंसेस एट ब्रांच एंड एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच में डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो ये सारी छोटी छोटी बातें अपन को ध्यान में रखनी है। वो सब करने के बाद में अपने कंसेप्ट किए थे होलसेल प्राइस मेथड। ठीक है, होलसेल प्राइस मेथड एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा था, वहां पे कुछ भी नहीं था, बस क्या होता है जहां पे स्टॉक रिजर्व का एक ध्यान रखना था कहानी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था होलसेल प्राइस मेथड में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर में क्या होता है, ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है और हेड ऑफिस अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है। एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या करना पड़ेगा, दोनों का रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। हेड ऑफिस के लिए ब्रांच इज अ डेटर, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस इज अ क्रेडिटर। तो ब्रांच के बुक्स में, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस एज अ क्रेडिटर आ रहा होगा और हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच एज ए डेटर आ रहा होगा, दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, राइट? बट सेम नहीं होता है, उसकी वजह से हमने रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करना सीखा था, जैसे स्टॉक इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, देन कैश इन ट्रांजिट, और उसके अलावा इंटर ब्रांच ट्रांसफर, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच वाला क्वेश्चन किया था, राइट? तो हेड ऑफिस और किस ब्रांच में क्या अकाउंटिंग एंट्री होनी है वो सारी चीजें की थी। तो ये सारी चीजें था इंडिपेंडेंट ब्रांच के कंसेप्ट में, वहां पे हमने सिर्फ जर्नल सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि क्या होगा कि क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, क्वेश्चन आपको हेड ऑफिस और ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दे देगा, ठीक है, एंड हो सकता है बोलेगा कि हेड ऑफिस का प्रॉपर बुक्स बनाओ, ट्रेडिंग पीएनएल, या फिर कभी कभी बोलेगा सिर्फ एडजस्टमेंट कर दो
एंड किसके बुक्स में एडजस्टमेंट दिखाना है वो आप बता दो। क्लियर है? तो दीज आर द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। देखो इसमें एक डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, और फिर ये इंडिपेंडेंट ब्रांच, एंड तीसरा सेगमेंट जो आता है वो आता है फॉरेन ब्रांच का। ठीक है, फॉरेन ब्रांच में आपका AS13 अकाउंटिंग फॉर AS11 अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज भी लग जाएगा आपका। तो वहां पे दोनों मिक्सड अप करके आ जाते हैं, कभी कभी उसको पकड़ लो या फिर इसको पकड़ लो, बात एक ही रहेगा। ठीक है, वो अपना थर्ड सेगमेंट रहेगा, लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक कवर कर लिया था, कुछ सर्टेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किया, क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन हो गए थे, कुछ कुछ किए थे ना जर्नल वाले, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड के। ठीक है, illustration number 10, following trial balance as at 31st of December X1 have been extracted from the books of Major Limited and its branch at a stage where the only adjustment requiring to be made prior to the preparation of a balance sheet for the undertakings as a whole are to be done। मतलब क्या बोल रहा है? only adjustments to be made prior to the preparation of a balance sheet। मतलब हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस दे दिया, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दे दिया, और आपको बोल रहा है एडजस्टमेंट करो ताकि हम लोग हेड ऑफिस का फाइनल अकाउंट बाद में बना सके। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट इन बोथ सेट ऑफ बुक्स। अब आपसे लेजर पूछे, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज जर्नल। ठीक है, अब एक चीज समझो यहाँ पे कि हेड ऑफिस के बुक्स में देखो ब्रांच का एक अकाउंट होगा, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच तो डेटर है, तो डेबिट बैलेंस। ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस देखो क्रेडिटर है, बट क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, तभी तो प्रॉब्लम है। सेम होता तो कोई एडजस्टमेंट का जरूरत ही नहीं था। सेम नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है, नीचे सर्टेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंदर में एक चीज ध्यान रखना, इधर करंट एसेट्स जो है ब्रांच में, इसके लिए कुछ नोट नंबर 3 में बोल के रखा हुआ है। ठीक है, और बाकी तो है जो है ही। गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10%। अच्छा, और एक चीज सीखा था आपने, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व किसके बुक्स में कंसिडर होता है? जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो स्टॉक रिजर्व कौन एलिमिनेट करता है या फिर कौन कंसिडर करता है अपना प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए? हेड ऑफिस, हमेशा और हमेशा हेड ऑफिस ही कंसिडर करता है, ब्रांच कोई भी स्टॉक रिजर्व को कंसिडर नहीं करता। इज इट क्लियर? वरना तो ब्रांच का परफॉर्मेंस बहुत गंदा दिखेगा। हेड ऑफिस को जब अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है तब वो अपने बिजनेस में क्या करता है, अपने पीएनएल के अंदर में स्टॉक रिजर्व का एलिमिनेशन करता है। क्लियर है ये चीज? पिछला साल का जो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व होता है वो करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, और करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट पार्ट है वो मेरे प्रॉफिट से माइनस होता है। इस कैटेगरी का हमने क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने बोला था कि ध्यान रखना है, बहुत काम आने वाला है। राइट, अब देखो पॉइंट नंबर 1, goods transferred from head office to the branch are invoiced at cost plus 10%, and both revenue accounts have been prepared on the basis of the prices charged। revenue account बोले तो उन लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट का मतलब हो गया इन लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों के पास ही है अपना अपना रेवेन्यू अकाउंट, हेड ऑफिस का अपना रेवेन्यू अकाउंट है और ब्रांच का अपना रेवेन्यू अकाउंट है। Relating to the head office goods held by the branch on 1st January X1, ये continuation में includes goods received from head office at invoice price 4565। इसका मतलब क्या बोल रहा है? ओपनिंग स्टॉक के अंदर में, ओपनिंग स्टॉक के अंदर में कितना है? 4565 इज द ओपनिंग स्टॉक।
ये यही तो बोलना चाह रहा है। अब एक चीज समझना, ये जो 693 है, ये स्टॉक रिजर्व देखो किसके बुक्स में दिया हुआ है, एंड ऑब्वियसली स्टॉक रिजर्व तो हेड ऑफिस की बुक्स में ही एलिमिनेशन का काम है, राइट, क्योंकि ब्रांच के बुक्स में तो वो इनवॉइस प्राइस पे ही मेंटेन रहता है। अब ये 693 के लिए नोट नंबर क्या है, यानी ये जो नोट नंबर 2 हमने पढ़ा है, ये जो 693 का जो स्टॉक रिजर्व है वो किस पे है, इस वैल्यू पे, सॉरी ओपनिंग स्टॉक पे। क्या इससे मेरा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो इतना ही हो गया ये, तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व करंट ईयर का प्रॉफिट में हम काउंट करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना। क्या हम ओपनिंग स्टॉक भी निकाल सकते हैं क्या, तो जरूरत नहीं पड़ेगा, बट स्टिल क्या इस टाइप के क्वेश्चन में अपन निकाल सकते थे क्या, निकल जाता ना। देखो कैसे गुड्स भेजता है, कॉस्ट प्लस 10%, तो यानी 100 रुपए का सामान 10 रुपए का प्रॉफिट, तो इनवॉइस प्राइस 110 होता है। क्लियर है ये, तो प्रॉफिट पार्ट दे दिया ना 693, तो 10 रुपए का प्रॉफिट जब होता है तो स्टॉक का वैल्यू होता है 110, तो 110 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 693, 7623 इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यदि बाय चांस चलो एग्जाम में आ जाए या एमसीक्यू में आ जाए तो निकालना तो आना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो कॉस्ट 100 रुपए, 10 रुपए का प्रॉफिट 110, ब्रांच के लिए तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 110, ब्रांच के लिए स्टॉक का वैल्यू तो इनवॉइस प्राइस पे ही होगा ना, राइट। तो जब 110 रुपए का प्रॉफिट होता है तो स्टॉक का वैल्यू होता है 110। अब आपका प्रॉफिट है 693, तो आपका कितना हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, 110 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 693। क्लियर है ये, तो हमें ब्रांच के बुक्स का ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा, दो नॉट रिक्वायर्ड, बट समझ में आया ना। नंबर 3, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 4565, यानी नोट नंबर 3 के अंदर में देखो करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट ईयर एंड का ही होगा ऑब्वियसली, कब का दिया हुआ देखो 31 दिसंबर का। इस करंट एसेट्स में हेड ऑफिस से मिला हुआ गुड्स है 4565 एट इनवॉइस प्राइस, तो कैन आई से दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। अरे हेड ऑफिस से जो गुड्स आया वो अभी भी मेरे करंट एसेट्स में पड़ा है, मतलब सेल आउट नहीं हुआ। ईयर एंड में यदि अभी भी मेरे करंट एसेट्स में आ रहा है मतलब वो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना। क्लियर है, और ये ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे, तो इस पे हम क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं हेड ऑफिस के बुक्स में तो वो एलिमिनेट होता है। क्लियर है, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बताओ मेरे को, 4150, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 415। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, आगे देखते हैं। गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट 3641 वेर इन ट्रांजिट, OMG, इसको भी काउंट करना पड़ेगा, एट 31 दिसंबर एज वाज आल्सो रेमिटेंस ऑफ इतना फ्रॉम द ब्रांच। यही तो एडजस्टमेंट एंट्री है। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा, ब्रांच को मिला नहीं, तो ब्रांच इसका एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट या स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, राइट। तो ये एंट्री तो ब्रांच के बुक्स में होगा। देन ब्रांच ने पैसा भेजा हेड ऑफिस को, वो एंट्री भी नहीं हो रखा होगा, कहां नहीं हो रखा, हेड ऑफिस। ब्रांच ने जब भेजा तब तो इमीडिएटली एंट्री करके भेजा होगा ना, हेड ऑफिस को मिला नहीं तो एंट्री किसने नहीं किया, तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। ये दो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा।
At 31st December, the following transactions were reflected in the head office books but unrecorded in the branch books. Purchase price of a lorry 2500 which reached the branch on December 25th. A sum received on December 30th from one of the branch debtor 750. Oh my god, इतना चीज रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा है हमने. अब क्या किया जाए? ब्रांच डेटर का पैसा किसने कलेक्ट कर लिया, तो क्या एंट्री बनेगा और किसके बुक्स में बनेगा? ब्रांच के डेटर का पैसा हेड ऑफिस ने कलेक्ट कर लिया, तो इसका एंट्री किसके बुक्स में आएगा? ब्रांच के बुक्स में आएगा. क्या करेगा ब्रांच एंट्री? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. अरे क्योंकि डेटर से नॉर्मल पैसा आता है तो कैश टू डेटर. अब हमारे बिहाफ में हेड ऑफिस ने ले लिया तो हम तो हेड ऑफिस से लेंगे ना, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो ये एंट्री करना पड़ेगा. देन ये 2500 का भी तो एंट्री होगा. क्या होगा 2500 का एंट्री? हमारा फिक्स एसेट्स, ब्रांच का फिक्स एसेट्स का पेमेंट किसने कर दिया? लॉरी मींस गाड़ी, गाड़ी हेड ब्रांच का, और पेमेंट किया है हेड ऑफिस ने, तो इसका एंट्री कौन करेगा? ब्रांच को एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा. क्या एंट्री करेगा? लॉरी मींस बेसिकली फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट. पहले तो एडजस्टमेंट समझ में आएगा, क्योंकि जब तक इंपैक्ट नहीं समझ में आएगा आप आगे कुछ नहीं समझ पाओ. यहां तक क्लियर है? यानी आपने एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. हम ब्रांच के बुक्स बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, एक बार का ऐसे समझा रहा हूं, हेड ऑफिस अकाउंट, और इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट. ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस कितना है? ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस होगा, बिकॉज ब्रांच के लिए तो हेड ऑफिस क्रेडिटर होता है. बाय बैलेंस BD 22645, और हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट 43210. अच्छा सॉरी, 31536 ये है, 31536. ठीक है. अब देखो हमने कुछ एडजस्टमेंट किया. एक क्या एडजस्टमेंट किया? कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट का. लेकिन ये दोनों एंट्री अलग अलग बुक्स में हुआ है. गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री हुआ था ब्रांच के बुक्स में, तो ब्रांच ने क्या एंट्री किया? गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, मतलब वो लिखेगा बाई गुड्स इन ट्रांजिट 3641. क्लियर है ये? देन कैश इन ट्रांजिट का एंट्री तो कौन करेगा? हेड ऑफिस. क्या एंट्री करेगा? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, मतलब बाय कैश इन ट्रांजिट 3500. ठीक है, ये एडजस्टमेंट. फिर लास्ट में दो एंट्री और था ना, एक 2500 का और एक 750 का. 2500 का क्या था? फिक्स एसेट्स. तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स लिखो या फिर मोटर व्हीकल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ अलग से नाम तो है नहीं, फिक्स एसेट्स ही दिया हुआ है. तो बाय फिक्स एसेट्स कितना? ये समझ में आया ना? हेड ऑफिस को भी पे करना है तो ऐसे लायबिलिटी बढ़ रहा है. देन हेड ऑफिस ने हमारा पैसा कलेक्ट कर लिया, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस टू डेटर. तो टू डेटर कितना? 750. यहां तक समझ में आया? इससे मेरा हेड ऑफिस का बैलेंस इन द बुक्स ऑफ ब्रांच कितना आ रहा है? $28036. हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस इतना ही किया था एंट्री.
यही तो आना चाहिए, इसी को एडजस्टमेंट करना बोलते हैं, इसी को तो एडजस्टमेंट करना बोलते हैं। मैच होना ही पड़ेगा। इफ ये मैच नहीं होगा मतलब आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज गलत किया, गलत बुक्स में। क्योंकि जितना डेटर हेड ऑफिस बोलेगा उतना ही का तो क्रेडिटर ब्रांच बोलेगा। आई बात समझ में? ये दोनों अकाउंट क्लियर है या नहीं? ये अकाउंट क्लियर है? अब देखो आपने क्या क्या किया। आपने एक एंट्री किया कैश इन ट्रांजिट। आपसे क्वेश्चन ने क्या मांगा था? यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स इन बोथ सेट ऑफ बुक्स। बोथ सेट ऑफ बुक्स का मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में भी एंड ब्रांच के बुक्स में भी अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स बनाओ। तो हमने हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनाया, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट बनाया। अब और एक चीज समझना, इससे इंपैक्ट दूसरे लेजर भी तो हुए, जैसे कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट का एंट्री किसने किया? तो हेड ऑफिस ने एक एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट या कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो उसका एंट्री कैश अकाउंट में भी तो जाएगा उसका। अब क्या कैश अकाउंट बना हुआ है क्या अलग से? बना लो नॉर्मल कैश इन ट्रांजिट अकाउंट। कैश इन ट्रांजिट अकाउंट तो है नहीं ना। तो वो जब अकाउंट बनाएंगे किसके बुक्स में बनेगा? कैसा बनेगा? टू ब्रांच बाय बैलेंस सीडी 3500। ये समझ में आया? पहले बेसिक समझ लो फिर मैं प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा। ये एकदम क्लियर है? अब आपने और क्या एंट्री किया था? गुड्स इन ट्रांजिट। ये किसके बुक्स में जाएगा? ब्रांच के बुक्स में। अब क्या गुड्स इन ट्रांजिट अलग से कहीं पे भी दिया हुआ है क्या ब्रांच के बुक्स में? तो ये गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का कहां दिखा रखा है हमने? करंट एसेट्स में। अलग से नहीं है वो, करंट एसेट्स में ही दिखा रखा है ना हमने। अरे नोट नंबर 3 देखो ना, वो बोल रहा है ना करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है। तो हम करंट एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। अब सपोज अवर करंट एसेट अकाउंट, करंट एसेट्स अकाउंट किसके बुक्स में बन रहा है? ये ब्रांच के बुक्स में। करंट एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 23715। फिर गुड्स इन ट्रांजिट, तो गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री क्या हुआ? अब यहां पे अलग से गुड्स इन ट्रांजिट तो है नहीं, हमने क्या लिखा? करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस बोलो या करंट एसेट्स टू हेड ऑफिस बोलो, जाएगा तो वहीं पे टू हेड ऑफिस, बस ब्रैकेट में लिख देना गुड्स इन ट्रांजिट। क्लियर है? ये कितना का था बोलो? 3641। फिर एक डेटर का एंट्री, डेटर का पैसा जो कलेक्ट किया था हेड ऑफिस ने, तो क्या एंट्री किया हमने? हेड ऑफिस टू डेटर। क्या अलग से ट्रायल बैलेंस में डेटर दिया हुआ है? तो वो कहां पे होगा? ब्रांच का करंट एसेट्स में ही होगा, तो करंट एसेट्स में आ जाएगा क्या? बाय हेड ऑफिस ब्रैकेट में डेटर लिख देंगे, वैल्यू। ये आया ना समझ में? क्लियर है? बस करंट एसेट्स अकाउंट का और कोई एंट्रीज था ही नहीं। सीडी आ जाएगा कितना? हो गया करंट एसेट्स। फिर आपने एक एंट्री किया था लॉरी वाला, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाते हैं ब्रांच के बुक्स में 18901 का तो था ही। फिर और फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कितना? बैलेंस सीडी 2140।
डुअल इम्पैक्ट हो गया हर जर्नल का। क्या बच रहा है? करंट लायबिलिटीज में कोई चेंजेस था क्या? पहले तो ये बताओ मुझे। सर जब डेटर का पैसा तो ब्रांच की तरफ से चेंज होगा ना? क्या चीज? डेटर मतलब हेड ऑफिस को पैसा देना होता है, डेटर का पैसा 750, अब हेड ऑफिस ले लिया तो उनका तो लायबिलिटी कम हो गया होगा ना। तो वो तो हमने ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट और हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनाया ही। लायबिलिटी में कुछ इफेक्ट नहीं दिखाना है। यही तो लायबिलिटी और एसेट हो गया। ब्रांच के लिए हेड ऑफिस इज ए लायबिलिटी, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच इज एन एसेट। बढ़ा दिया था ना उससे तो वैल्यू हमने। स्टॉक रिजर्व का कुछ एंट्रीज था। अब स्टॉक रिजर्व समझना अच्छे से। पहले तो मुझे ये बताओ स्टॉक रिजर्व का अकाउंट किसके बुक्स में बनता है? फिर से अब समझना अच्छे से। स्टॉक रिजर्व, वी हैव ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, राइट? डेबिट बैलेंस लिखूंगा या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी कितना? 693। अब ये 693 मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक में जो रिजर्व होता है वो तो रियलाइज हो जाता है, रियलाइज होता है मेरे प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा वो। तो प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा तो 2 पीएनएल, ये तो गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक पे जो रिजर्व है वो हमें प्रॉफिट से कम करना पड़ेगा भाई, दैट इज माय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अरे स्टॉक रिजर्व का हमने यही एंट्री तो सीखा था कि ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू द पीएनएल एंड क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। या तो ऐसे कर लो या फिर नेट वैल्यू दिखा दो पीएनएल अकाउंट में, फर्क नहीं पड़ेगा। आप ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल दिखाओ, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, या दोनों का नेट वैल्यू शो कर दो, इंपैक्ट इज सेम। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, बाबा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आपने एक वैल्यू तो निकाला था, यस, क्योंकि आपने 4565 पे तो निकाल दिया था। 4565 के ऊपर में आपने कितना निकाला था? 415। इस पे 415 का स्टॉक रिजर्व था क्लोजिंग स्टॉक पे, लेकिन इन ट्रांजिट भी तो है कितना रुपए का? 3641। इसमें भी तो प्रॉफिट होगा, ये भी तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में काउंट होगा। तो जब ये काउंट होगा तो 3641 331 का इसके ऊपर भी तो मेरा क्या है? स्टॉक रिजर्व। तो हमारा टोटल स्टॉक रिजर्व कितना हो गया? 746। कहीं ना कहीं इसको हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या होगा? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड योर स्टॉक रिजर्व? जी नहीं, हाँ ठीक है, आपने स्टॉक रिजर्व, क्योंकि ये स्टॉक रिजर्व का एलिमिनेशन कौन करता है? हेड ऑफिस। स्टॉक किसके पास पड़ा है? जो आपने एंट्री बोला वो जब हम मर्ज करेंगे ना दोनों को तब कहानी आएगी। अभी तो हम इंडिविजुअल बना रहे हैं, तो हेड ऑफिस तो जस्ट क्या करेगा, वो जो प्रॉफिट है जो रियलाइज्ड नहीं हुआ वो अपने प्रॉफिट में से माइनस कर लेगा और स्टॉक रिजर्व को रिकॉर्ड कर लेगा। नाउ प्रॉफिट कम करना है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट एंड टू स्टॉक रिजर्व। फ्यूचर में तो रियलाइज करेंगे ना, जैसे ओपनिंग स्टॉक का रिवर्सल एंट्री कर रहे थे अपन, क्लियर है? तो वो क्या एंट्री कर देगा इधर? बाय पीएनएल। प्रॉफिट कम कर रहा है वो अपना कितना? 7। इधर टू बैलेंस सीडी आ रहा है वही 746। यहां तक क्लियर है? स्टॉक रिजर्व अकाउंट में कोई प्रॉब्लम? देन रेवेन्यू अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में रेवेन्यू कितना दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन? रेवेन्यू मतलब पीएनएल अकाउंट होता है, ठीक है? कितना है पीएनएल? 43,210, ठीक है? अब रेवेन्यू अकाउंट इंपैक्ट तो किया ही है ना हमने, पीएनएल अकाउंट पीएनएल अकाउंट। आप क्या कर सकते हो इधर, बाय स्टॉक रिजर्व या बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, कितना?
693 टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 746, या फिर आप डायरेक्ट डेबिट साइड में दिखा दो टू स्टॉक रिजर्व 53 रुपीज से, कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे। मैं डेबिट में 746, क्रेडिट में 693 लिखूं, या इन दोनों का जो नेट वैल्यू है 53 रुपीज, वो मैं डेबिट साइड में लिख दूं, क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, उतना ही 53 से तो इंपैक्ट हो रहा है। तो ये हो गया हेड ऑफिस का फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस। एक चीज बताओ, ये सिर्फ हेड ऑफिस का प्रॉफिट है या कंप्लीट कंपनी का प्रॉफिट है? फोर 3157 सिर्फ हेड ऑफिस का प्रॉफिट है, ये पूरा कंपनी का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस एंड ऑल एवरीथिंग। ये कंपनी का प्रॉफिट हो ना, ब्रांच का इंक्लूड करने के बाद का प्रॉफिट है या सिर्फ हेड ऑफिस का प्रॉफिट है? इफ ब्रांच का इंक्लूड करने के बाद प्रॉफिट होता तो ब्रांच का रेवेन्यू अकाउंट क्यों दिखाई देता वहां पे? उसको भी तो खींच के इधर लेके आते। कंसोलिडेशन अभी तक आपने किया ही नहीं है, ये नॉर्मल हेड ऑफिस का पीएनएल है, अभी तक आपने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद तो ब्रांच के बुक्स में जो हेड ऑफिस दिख रहा है ना, वो खत्म भी तो होगा। आई बात समझ में? ये सिर्फ हेड ऑफिस का प्रॉफिट है, सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस के बिजनेस का प्रॉफिट है। मींस ब्रांच आगे और भी हायर प्राइस पे बेचा होगा, जिसका प्रॉफिट उसके पास अभी जमा। ब्रांच का अपना बुक्स है, जब तक तुम उन दोनों को मिलाएगा नहीं तब तक तुम कैसे बोल सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट है? ये सिर्फ हेड ऑफिस का प्रॉफिट है, जब तुम कंसोलिडेट करोगे ना तब जाके कंपनी का प्रॉफिट आएगा। आई बात समझ में? वहां पे भी छोटी छोटी बारीकियों से कुछ चीजें सीखेंगे। आपको जो नई चीज डिफरेंट में बोलता रहता हूँ, जो समझ में आते हैं, अरे यार हाँ ये ध्यान में उसको लिख के रखने का, जैसे स्टॉक रिजर्व वगैरह, ये अभी अच्छा लग रहा है, एक फ्लो में करते जा रहे तो होते जाता है, बाद में अचानक से फिर आप वो करने लगते हो, ये कैसे हुआ, आईसीआई ने ऐसे क्यों सॉल्व कर दिया, क्योंकि नजरें तो फटाफट सॉल्यूशन पे जाएगी ना, सॉल्यूशन देखते फिर वो इधर उधर कुछ कर देंगे, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो क्लैरिटी होना जरूरी है कंसेप्ट का। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? द वे क्वेश्चन को पढ़ा, नोट नंबर कहाँ था, क्या था, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट मस्ट होता है कि आपको क्या क्या लेजर्स बनाने होंगे, एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हेड ऑफिस का बुक्स में भी कुछ लेजर बनेंगे और ब्रांच के बुक्स में भी कुछ लेजर बनेंगे। लास्ट क्लास तक हमने जर्नल का क्वेश्चन किया था, अभी हमने आज लेजर का क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, समझ में आया सारी चीजें? तो लेजर्स ड्राफ्ट करेंगे। आज क्या किया था, ये किया था ना, अरे यार कनेक्टेड नहीं आ गया हूं ना हो। फटाफट प्रेजेंट करो, जो हमने डिस्कस किया था वही है।
चाबी मेरे पास है। चाबी मेरे पास है। चाबी मेरे पास है। तो अभी जो रॉ मटेरियल परचेज है उसमें तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली नॉर्मल परचेजेस। हो गया ये? हेड ऑफिस नहीं बना। हाँ वो नीचे बना दिया था मैंने, रेवेन्यू अकाउंट। इंटर यूनिट अकाउंट में इंटर यूनिट अकाउंट हेड ऑफिस और ब्रांच, इंटर यूनिट का मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस बता रहा है, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का। ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये दोनों सेम होना चाहिए, अलग कुछ एडजस्टमेंट भी होगा फिर इसका मतलब। क्या तुम एक मिनट में आ जाओ। डन, चले आगे। नो सी नंबर 11, देखो क्या बोल रहा है।
KP manufactures a range of goods which it sells to wholesale customer only from its head office. In addition, the head office transferred goods to a newly opened branch at factory cost plus 15%. हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कैसे बेचता है? कॉस्ट प्लस 15%. वेयर एज जो ये कंपनी का खुद का जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कौन है? केपी मैन्युफैक्चरर्स. ये पूरी कंपनी एक, ये हेड ऑफिस से जब कस्टमर को सेल करती है, देखो एक होता है अपने ब्रांच को बेचती है, एक होता है कस्टमर को सेल करती है. कस्टमर को सेल किस प्राइस पे करती है? होलसेल प्राइस पे. अब देखना, द ब्रांच देन सेल दिस गुड्स टू द जनरल पब्लिक ऑन ओनली कैश बेसिस. ब्रांच का जो भी सेल्स है वो क्या है? कैश सेल्स है. The selling price to wholesale customer is designed to give a factory profit which amounts to 30% of the sale value. मतलब होता है होलसेल कस्टमर को जो कंपनी बेच रही है वो इस तरीके से बेचती है कि उसका प्रॉफिट निकल के आता है 30% ऑफ द सेल वैल्यू. सपोज कैपी मैन्युफैक्चर जो हेड ऑफिस है उसने किसी होलसेल कस्टमर को 100 रुपए में कोई चीज बेचा है, दैट मीन्स उसमें उसका प्रॉफिट कितना है? 30 रुपए. 30%. आई बात समझ में? द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिजाइन्ड टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 30% ऑफ द सेल वैल्यू. ग्रॉस मार्जिन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस मार्जिन का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. यानी द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक. ये जनरल पब्लिक किसके लिए बात कर रहा है? ब्रांच के लिए. बिकॉज जो हेड ऑफिस है वो तो सिर्फ किसको बेचता है? होलसेल कस्टमर ओनली. ठीक है. एंड इसके अलावा हेड ऑफिस से जो गुड्स जाता है वो किसके पास जाता है? ब्रांच के पास. ब्रांच क्या करता है? छोटे छोटे लोगों को बेचता है, जनरल पब्लिक को बेचता है, और वहां पे उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 30% ऑफ सेल्स. जीपी परसेंटेज. राइट. इन शॉर्ट, हेड ऑफिस जब बेच रहा है कस्टमर को तो प्रॉफिट मार्जिन है 30% ऑन सेल्स. ब्रांच जब जनरल पब्लिक को बेच रहा है तभी भी प्रॉफिट कितना है? 30% ऑन सेल्स. क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? KP operates from rented premises and leases all other types of fixed assets. मतलब वो एक भाड़े की जगह पे काम कर रहा है और उसने सारी की सारी एसेट्स भाड़े पे ले रखी है. The rent and hire charges for these are included in the overhead cost shown in the trial balance. जो भी मंथली एनुअली रेंट है और जो भी फिक्स एसेट्स का भाड़ा है, हायर चार्जेस, वो सारा हमने अंडर किस कैटेगरी में डाल रखा है? ओवरहेड कॉस्ट, जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा होगा. From the information given below, you are required to prepare for the year ended 31st December in columnar form. Columnar forms का मतलब याद है? कैश बुक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, उसको कॉलमनर बोलते हैं. ठीक है. जहां पे एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं. नॉर्मली जब हम कोई लेजर बनाते हैं तो हमारा यही होता है फॉर्मेट, बस इतना सा ही होता है. दो अमाउंट के कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में. व्हेन इट्स ए कॉलमनर फॉर्मेट या फॉर्म, इसका मतलब आपका एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे अमाउंट के ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड. और देखो आपसे क्या मांगा? कॉलमनर फॉर्म में पीएनएल अकाउंट बनाओ. कॉलमनर फॉर्म में पीएनएल अकाउंट बनाओ इन हेड ऑफिस, ब्रांच, एंटायर बिजनेस. मतलब क्या बोल रहा है? एक पीएनएल ऐसा बना के दिखाओ जहां पे हेड ऑफिस का प्रॉफिट भी दिखाई दे, ब्रांच का प्रॉफिट भी दिखाई दे, एंड कंपनी एज ए होल का भी प्रॉफिट दिखाई दे. हेड ऑफिस, ब्रांच, कंपनी. समझ में आया? ऐसा पीएनएल बनाना है, नॉर्मल पीएनएल जैसे बनता है. बैलेंस शीट एज ऑन 31st दिसंबर फॉर द एंटायर, सेम तरीके से बैलेंस शीट बनेगा. On the liability side there will be 3 columns: head office, branch and total. और asset side में head office, branch and total. ठीक है. छोटी छोटी बारीकियों से कुछ चीजें सीखने मिलेगी, वो सीखते जाएंगे. देखना, जब भी इंडिपेंडेंट ब्रांच पे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपको ये सब सारा डेटा दे, ट्रायल बैलेंस दे, तो सबसे पहला काम होता है हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस सेम है या नहीं है. इफ नहीं है तो कुछ एडजस्टमेंट्स जरूर होंगे. अब जरूरी नहीं है उस एडजस्टमेंट का हर बार जर्नल एंट्री करो, बट उसका इफेक्ट
ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो कहां है हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस? यस, ये जो इंटर यूनिट्स अकाउंट्स है ना, दिस रिप्रेजेंट्स हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस। This inter-unit accounts is known as the balance of branch in the books of head office and head office के books branch के books में head office का balance। head office के books में branch is a debtor for 5,000 whereas branch is saying head office is a creditor of, मतलब head office बोल रहा है मुझे 5,000 लेना है, branch बोल रहा है मुझे 2,000 देना है। ये तो झगड़े वाली बात होगी, दोनों में डिफरेंस का कुछ तो रीजन होगा। चलो वो रीजन थोड़ा कहीं ना कहीं नीचे दिया हुआ होगा। On 28th of December X1 the branch remitted 1,500 to the head office and this has not yet been recorded in the head office books। ब्रांच ने पैसा भेजा, हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हेड ऑफिस को रिकॉर्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड करेगा तो क्या होगा? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, यानी हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच कम हो जाएगा। कितने से? माइनस 1,500 और हेड ऑफिस की बुक्स में कैश प्लस हो जाएगा 1,500। क्लियर है? एवरी एडजस्टमेंट हैज अ डुअल इफेक्ट। नेक्स्ट, also on the same date the head office dispatched goods to the branch invoiced at rupees 1,500 and these two have not yet been entered in the branch books। गुड्स इन ट्रांजिट टू, तो यानी ब्रांच के बुक्स में एंट्री होगा, तो ब्रांच के बुक्स में जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। कहां है जी स्टॉक? नीचे दिया हुआ, पॉइंट नंबर 2। तभी तो डुअल इंपैक्ट होगा। और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस भी तो इफेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 1,500 से प्लस 1,500। क्लियर है ये? सर इसीलिए वहां पे गुड्स इनटू ब्रांच 46 और इधर में गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 44,500 आ रहा है। ये 1,500 का पीछे में एडजस्टमेंट में हो रहा है, 1,500 का इन ट्रांजिट में ही रह गया। क्लियर है यहां तक? दैट वाज माय पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। क्लोजिंग स्टॉक 2,300 बता रखा है। The stock of raw material held at the head office on 31st December was valued at this। चलो ये तो हेड ऑफिस का है तो ब्रांच का तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच का भी कितना है? 1,500 तो इन ट्रांजिट है ना, तो वो भी आ जाएगा ब्रांच का भी। इधर मैं लिख देता हूं ब्रांच का 1,500, वो तो है ही इन ट्रांजिट है। एक चीज देखो, जब आपने पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 किया तब आपने कुछ सर्टेन प्लस माइनस किया। अब देखो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस क्या है और ब्रांच के बुक्स में मैच हो गया ना। बस इसी की वजह से डिफरेंस था। जर्नल नहीं करना, कुछ नहीं करना, प्रेजेंटेशन कर लेंगे। क्लियर है? क्योंकि आपसे जो रिक्वायरमेंट पार्ट है वही अपन बनाने वाले। यू आर एडवाइज दैट देयर वाज नो स्टॉक लॉसेस इनकर्ड एट द हेड ऑफिस और एट द ब्रांच, मतलब कोई लॉस आने वाला ही नहीं है। स्टॉक एट द हेड ऑफिस एट फैक्ट्री कॉस्ट। एक बात बताइए, लाइन नहीं लिखा हुआ होने से क्या आपको नहीं पता क्या स्टॉक जो कंपनी के बुक्स में होता है दैट इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो ये ज्ञान लिखने का क्या जरूरत था? तो ये ज्ञान ही लिखना था तो ये लिखता ना कि ब्रांच के बुक्स में कॉस्ट में मेंटेन होता है। गुड्स भेज रहा वो इनवॉइस प्राइस पे है तो ब्रांच के बुक्स में तो वो इनवॉइस प्राइस पे ही आ रहा होगा ना। अब जब वो उसको अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेगा तो एक बार का तो इनवॉइस प्राइस पे होगा। बस हम क्या करेंगे? स्टॉक रिजर्व हटा देंगे। स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा ना, और स्टॉक रिजर्व कौन हटाता है? हेड ऑफिस। क्लियर है ये? देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ज्ञान की बात है। ब्रांच एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू ए बोनस ऑफ ₹156 अंडर ए बायलैटरल एग्रीमेंट। आर एंटाइटल्ड टू ए बोनस मतलब दिया नहीं है, देना है। बोनस पेबल है, इसका मतलब इंपैक्ट क्या होगा? एंट्री क्या होगा? किसका बुक्स में?
ब्रांच का ब्रांच का ही बुक्स में, ब्रांच के एम्प्लॉय को जब बोनस मिलना है तो कौन देगा? ब्रांच देगा। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो ब्रांच अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करेगा। बोनस टू एम्प्लॉयज अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल अकाउंट, पे कर दिया होता तो टू कैश बैंक हो जाता, दिया नहीं है तो इट्स अ लायबिलिटी, राइट। अब ये जो बोनस इट्स एन एक्सपेंस, तो ब्रांच के पीएनएल के डेबिट में आएगा एंड बैलेंस शीट में भी ऑन द लायबिलिटी साइड आएगा। क्लियर है? डुअल इंपैक्ट। इतना सा कहानी समझ में आता है। अब देखो रॉ मटेरियल परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स ट्रेडिंग, स्टॉक ऑन 1 जनवरी, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक हो गया है तो हाँ ठीक है, ट्रेडिंग में तो आएगा ही। फिनिश्ड गुड्स ट्रेडिंग, डेटर कैश, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, सेल्समैन सैलरीज, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, इंटर यूनिट तो बैलेंस शीट, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का तो एडजस्टमेंट किया ही नहीं होगा ना, वो तो नीचे दिया हुआ है। दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। अनरियलाइज्ड बोला है ना, तो ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा? पिछला साल वाला ही तो इस साल हम रियलाइज करेंगे ना, हमें प्रॉफिट में काउंट करना है। हमने पीएनएल अकाउंट बनाया थोड़ी ना, हम बनाएंगे तो जो पिछला साल का अनरियलाइज्ड रहा होगा वही तो अब करंट ईयर में मेरा रियलाइज्ड होगा, और रियलाइज्ड होने से ही तो मैं अपने प्रॉफिट में काउंट करूंगा। जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है वो तो ट्रायल बैलेंस में आ ही रहा है ना, एंड ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर बनता है, पूरा साल का डेटा रहता है इसके अंदर में। क्लियर है? सेल्स दिया हुआ है, ट्रेडिंग, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ट्रेडिंग। समझ में आया? ठीक है। अब अच्छे साथ में हेड ऑफिस, ब्रांच, टोटल। देखो छोटा छोटा चीज सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा साथ में करना, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, अब अपने पास ओपनिंग स्टॉक क्या क्या चीज का है? रॉ मटेरियल और तो हम तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल के भी तो लिख सकते थे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल के भी तो आ सकता था, याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सीखा था। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का दिखा दे कितना? 13,000 हेड ऑफिस का, ठीक है, 9,200 ब्रांच का, 9,200 ब्रांच का, तो टोटल 22,200 का ओपनिंग स्टॉक। ये 9,200 इनवॉइस प्राइस पे है क्या बाबा? 11 का दिया था इसका। दिया क्या? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। स्टार्टिंग में ही बोला था हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को प्रॉफिट लगा के बेचता है ना। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच के बुक्स में आ रहा है ये तो इनवॉइस प्राइस पे ही आएगा। ये क्लियर है? उसके बाद में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? सिर्फ हेड ऑफिस के बुक्स में ही आने वाला है 34,500। तो कंपनी एज ए होल भी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इतना ही रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है? देन और ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या क्या एक्सपेंसेस लिखे थे? डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड,
डायरेक्ट वेजेस कितना? 1,08,000। To factory overheads, how much? 39,000। Then Goods sent to branch। तो एक बात बताओ, ब्रांच को भेजा तो हेड ऑफिस का तो गुड्स कम होगा और ब्रांच का गुड्स बढ़ेगा। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस कितना? 46,000। और इसको टोटल के कॉलम में लिख के लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि इट विल हैव नो इम्पैक्ट। इधर आप लिख दोगे बाय गुड्स एंड टू ब्रांच 46,000, तो टोटल के कॉलम में कुछ लिखना ही नहीं है। ये तो कॉन्ट्रा एंट्री की तरह है, जैसे बचपन में आपने कैश बुक में किया था। फिर सेल्स बाय सेल्स 2 लाख 2 लाख हेड ऑफिस का 65,200 65,200, तो टोटल 265,200। क्लोजिंग स्टॉक, हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, नीचे पॉइंट नंबर में दिया हुआ था ना, कितना? रॉ मटेरियल का दिया क्या बोल रहे हो रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक है 2300। सच्ची जी? 30% ऑन सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन 30% ऑन सेल्स, तो जीपी निकल जाएगा। 79,560 नहीं नहीं, इंडिविजुअल पे बताओ मेरे को, पहले हेड ऑफिस का जीपी बताओ। 2 लाख का 30,60,000 उल्टा था क्या? बात उल्टा का है ही नहीं, बात है कि क्वेश्चन को याद रखना। देखो इधर, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कैसे बेचता है? कॉस्ट प्लस 15%, राइट? तो 46,000 का जो गुड्स हेड ऑफिस ने भेजा है उसमें 15% का प्रॉफिट है ना? देन उसके बाद हेड ऑफिस जो सेल करता है होलसेल कस्टमर को कैसे करता है? 30% ऑफ द सेल वैल्यू। तो ये जो सेल्स है 2 लाख, ये तो क्या है? होलसेल कस्टमर को। लेकिन ये जो 46,000 है इसमें भी तो प्रॉफिट है, 6,000 का प्रॉफिट। अरे 15% ऑन कॉस्ट है, ये समझ में आया या नहीं आया? हेड ऑफिस क्या करता है? ब्रांच को देता है और हेड ऑफिस होलसेल कस्टमर को देता है। हेड ऑफिस दो लोगों को बेचता है, एक ब्रांच को और एक होलसेल कस्टमर। जब ब्रांच को बेचता है तो 100 रुपए का चीज 15 रुपए लगा के, तो 115 में, ठीक है। लेकिन जब बाहर वालों को बेचता है वो, तो 30% ऑन सेल्स। तो बाहर वालों को उसने सेल किया 2 लाख, उस पे 30%, लेकिन ब्रांच को कितना सेल किया था? अब क्लियर है? तो हमारा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फॉर हेड ऑफिस कितना हुआ है? 66,000। Whereas gross profit for branch, 95,560 yes, 30% on sales ही है,
तो ब्रांच का सेल्स है 65,200, उसका 30% 19,560, तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 85,560। तो अब बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इसका 15,000 है बैलेंसिंग फिगर, टोटल हो गया पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया नहीं है? यहां तक क्लियर है या नहीं है? अब 19,560 कैसे निकालना? 19,560 30% ऑन सेल्स। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, ब्रांच कैसे सेल करता है। सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिजाइन टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑफ द सेल वैल्यू। तो जो सेल वैल्यू है उसका 30%। क्लियर है यहां तक? तो पीएनएल में बढ़ते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 66, 19, 560, 85, 560, ये था। क्लियर है? अब सबसे पहले हेड ऑफिस क्या करेगा? उसका जो बुक्स में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है वो तो प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा ना। नेट वैल्यू दिखाओ या इधर लिख दो बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, और उसका इंपैक्ट तो सिर्फ हेड ऑफिस के बुक्स में ही आएगा। कितना आएगा? अरे क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 1200। सिर्फ हेड ऑफिस के बुक्स में ही इंपैक्ट होगा, ये ध्यान रखना, कंपनी एज ए होल नहीं होने वाला। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी तो होगा। ये समझ में नहीं आया? ओपनिंग स्टॉक पे जो प्रॉफिट था ब्रांच का स्टॉक में वो रियलाइज्ड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है ब्रांच के पास जो पड़ा है वो तो अनरियलाइज्ड है ना। तो हेड ऑफिस ने तो कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट को काउंट कर रखा है अपने प्रॉफिट में, तो कम करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अरे बाबा जब आपने ये प्रॉफिट निकाला तो उसमें वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी तो आ गया। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट काउंट थोड़ी होना चाहिए, सिर्फ रियलाइज्ड वाला ही काउंट होना चाहिए। क्लियर है? अब नॉर्मल पीएनएल में क्या क्या दिखाना था? एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, टू एडमिनिस्ट्रेटिव salaries 13,900 and 4,000, 17,900. Then to salesmen salaries 22,500, 6,200, 28,700. To other selling and administrative overhead 12,500, 156 bonus to 156
करंट ऑल प्रॉफिट में तो माइनस होगा। हाँ क्या चीज? क्या बोला? ओवरऑल प्रॉफिट में से तो माइनस होगा ही 156। हाँ 290। क्लियर है ये पार्ट? नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट 17053 17053 6904 23957। कितना बता रहे? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? बैलेंस शीट बनाए? क्या क्या है एसेट्स लायबिलिटीज में? रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक है पेज 2। सीक्वेंस तो मेंटेन करो। क्लोजिंग स्टॉक से पहले लिखता है पहले नॉन करंट एसेट्स फिर करंट एसेट्स आती है। यही। क्या चीज? नाम करें ऐसे कुछ है ही नहीं। नॉन करंट एसेट्स कुछ भी नहीं है? ठीक है जी, नहीं है तो क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल सिर्फ हेड ऑफिस के बुक्स में था 2300। कंपनी के पास भी टोटल 2300 का होगा। फिर फिनिश गुड्स का 15000 और 9560। फिनिश गुड्स 15,000 9,506। 24,560। ठीक है, पक्का? स्टॉक इधर बताएंगे। यही बस सीखने लायक होता है जब आप इंडिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट पढ़ते हैं ना। अब देखो, स्टॉक फिनिश गुड्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं ना वो। कंपनी एज ए होल क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बट क्या ये 9560 एट कॉस्ट है क्या? लेकिन ये किसके बुक्स में? ये तो हेड ऑफिस के ब्रांच के बुक्स में है ना। लेकिन जब हेड ऑफिस इसको कंपाइल कर रहा है अपने बुक्स में, तब एज ए टोटल कंपनी के बुक्स में तो वो कॉस्ट पे ही दिखना चाहिए ना। राइट? आई बात समझ में? तो जब कंपनी काउंट करेगा ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी क्या करेगा, इस 9560 का जो स्टॉक रिजर्व है वो एलिमिनेट कर देगा इस तरफ।
और ये स्टॉक रिजर्व कौन हटाता है? हेड ऑफिस हटाएगा। कितना था स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व? 1247। और इसका इंपैक्ट कंपनी में नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ हेड ऑफिस के प्रॉफिट में इंपैक्ट आता है। तो अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने पे दिखेगा? 15,000 प्लस 9560 माइनस 1247, 23,313। ये बहुत अच्छे से समझना क्योंकि बाद में ना कंफ्यूजन होता है कि हमने 15,000 प्लस 9560 क्यों नहीं किया। अरे 15,000 तो कॉस्ट पे ही है, लेकिन 9560 तो क्या है? इनवॉइस प्राइस पे है ना। तो कंपनी तो टोटल कॉस्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक दिखाएगी। तो कॉस्ट निकालने के लिए कहीं ना कहीं हेड ऑफिस ने इसका स्टॉक रिजर्व बना रखा होगा। वो तो सिर्फ हेड ऑफिस के बुक्स में ही होगा। तो कंपनी जब टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक दिखाएगा, देन हेड ऑफिस का गुड्स, ब्रांच का इनवॉइस प्राइस पे गुड्स माइनस प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तब जाके कॉस्ट वैल्यू ऑफ गुड्स आएगा। क्लियर है ये? तो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक गलत दिख जाएगा फिर तुमको। हम तीन बुक एक साथ बना रहे हैं ना। हम हेड ऑफिस का बुक्स भी बना रहे हैं, हम ब्रांच का बुक्स भी बना रहे हैं, कंपनी एज ए होल भी बना रहे हैं। तो ये हेड ऑफिस है, इसने कोई गलती नहीं किया। ये ब्रांच है, ये तो अपना स्टॉक इसी पे दिखाएगा। बिकॉज चाहे डेटर मेथड है, चाहे स्टॉक एंड डेटर है, चाहे फाइनल अकाउंट है, चाहे होलसेल प्राइस मेथड है, चाहे इंडिपेंडेंट ब्रांच है, if goods is sent at invoice price, then stock at branch is shown at invoice price. तो स्टॉक एट ब्रांच ने तो कोई गलती नहीं कर रखा, हेड ऑफिस ने कोई गलती नहीं कर रखा। लेकिन जब कंपनी टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक दिखाएगा तो वो अपना हेड ऑफिस प्लस ऑल द ब्रांचेस करेगा। लेकिन ऑल द ब्रांचेस जब वो करेगा ना, तो ब्रांच को इनवॉइस प्राइस नहीं लेगा। किस वैल्यू पे लेगा? कॉस्ट प्राइस पे। और वो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? इस ब्रांच ने जो इनवॉइस प्राइस पे दिखाया है, इसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं हेड ऑफिस ने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या प्रोविजन फॉर स्टॉक रिजर्व बना रखा होगा, उसको माइनस करने के बाद लेगा। क्लियर है यहां तक? हाँ फिनिश्ड गुड्स आप 15,000 दिखाए हैं। हाँ, और कंपनी यहाँ पे जो 13,000 ही दिया हुआ है, 2,000 कहाँ 13,000 है? वो ओपनिंग स्टॉक है ना। किधर है बाबा 13,000? वो ओपनिंग स्टॉक है 13,000 भाई वो तो 1 जनवरी का है। क्लोजिंग स्टॉक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से लिया। ठीक है। देन और क्या एसेट्स है अपने पास? डेटर्स डेटर्स 37,000। फिर कैश 23,500 एंड 1,000 24,500। ये समझ में आया ना? कैश इन ट्रांजिट था ना कुछ, वो ऐड हो गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को भी डाउट है बाबा पूछ लो। हाँ, तो कैश बैलेंस था कितना हेड ऑफिस का? 22,000। उसमें 1,500 और ऐड कर लेंगे ना अपन। ठीक है। अरे चाहिए तो ऐसे रेफरेंस के लिए इधर लिख सकते हो तुम लोग 22,000 प्लस 1,500, ऐसे ही रेफरेंस के लिए। देन और क्या है अपने पास में? बाबा बोलते ही नहीं हो तुम लोग। डेटर हो गया, कैश हो गया, कैपिटल अकाउंट आएगा, कैपिटल 50,000। कैपिटल किसका दिया हुआ है? हेड ऑफिस 50,000। प्रॉफिट
कैसे दिखाएंगे? प्लस करिए, बैलेंस शीट तो हेड ऑफिस में बनता है ना। ब्रांच का जो भी नेट प्रॉफिट है इट इज अ लाइबिलिटी। ब्रांच ने जितना भी पैसा कमाया उसको किसको देना है? हेड ऑफिस तो वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देता है, अपना जितना भी प्रॉफिट होता है उसके बुक्स में वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हेड ऑफिस का खुद का नेट प्रॉफिट कितना है? 1705। और ब्रांच से भी जो प्रॉफिट है वो उसके प्रॉफिट में ही आ जाएगा ना। कितना? 6904। तो टोटल कितना? 1957। 23,957। ब्रांच में प्रॉफिट नहीं दिखेगा भाई, बिकॉज ब्रांच का पूरा प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस। यहां तक क्लियर है? और क्या क्या था? क्रेडिटर तेरह हजार। क्रेडिटर्स 13,000। देन बोनस पेबल हाँ, एक बोनस पेबल था ब्रांच में। 75। कितना? 156 156। देन पक्का? अरे इंटर यूनिट्स अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस इज अ लाइबिलिटी। अब समझना अच्छे से। 5,000 माइनस 1,500 ये तो कर ही दिया था। अब जो ब्रांच के प्रॉफिट है वो उसने हेड ऑफिस को दे दिया। तो ब्रांच ने जब प्रॉफिट अपना भेजा हेड ऑफिस को तो एंट्री क्या किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस क्या हो जाएगा? ब्रांच के लिए हेड ऑफिस एक लाइबिलिटी है। ठीक है, वो लास्ट में अपना जो भी प्रॉफिट कमाता है वो तो उसके लिए क्या है? देना है हेड ऑफिस को। लाइबिलिटी हुआ ना, लाइबिलिटी और बढ़ जाएगा। कितना है वो प्रॉफिट? अरे ब्रांच का नेट प्रॉफिट 6900 तो टोटल कितना हो गया? 10404। यानी ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हेड ऑफिस को पे करना है 10404। क्लियर है ये? अरे बाबा, हेड ऑफिस का जो भी सॉरी ब्रांच का जो भी प्रॉफिट है दैट विल बी ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस अकाउंट। क्योंकि ब्रांच के लिए कैपिटल क्या होता है? ब्रांच के लिए कैपिटल इज हेड ऑफिस बैलेंस ओनली। उसने खुद ने कोई पैसा थोड़ी लगाया है, हेड ऑफिस ने जो इन्वेस्ट किया वही है ना। तो हेड ऑफिस ही उसके लिए क्रेडिटर है, हेड ऑफिस ही उसके लिए कैपिटल है। ठीक है, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ब्रांच से पैसा मिलना है 6904। समझ में आया? तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच इज अ डेटर। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच इज अ डेटर कितना वैल्यू से? ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस इज अ क्रेडिटर कितने से? ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। ये कंपनी के लिए थोड़ी ना है, ये कंपनी के तो अपने खुद के ही पार्ट से ही है। टोटल में नहीं लिखे क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच कंपनी का खुद का ही तो है। कंपनी थोड़ी ना अपने टोटल बैलेंस शीट को बिगाड़ेगा। तो टोटल में कुछ भी नहीं आता। इस तरीके से आई थिंक आपका मैच हो जाना चाहिए ये। समझ में आया क्या?
कितना मेरे को नहीं पता, मैंने किया नहीं टोटल। 88,204 किसका है? head office 88,204 10560 10,560 87,116 समझ में आया? समझ में क्या क्या चीज सीखने को मिला इस क्वेश्चन में? फिनिश गुड्स में वो हटाना है। सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, ठीक है, वहां पे जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है और ब्रांच को जब हेड ऑफिस से मिलता है, ये सिर्फ उनके इंडिविजुअल बुक्स में ही एंट्री है। कंपनी एज ए होल इसका कोई इम्पैक्ट शो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डेबिट साइड में जो टोटल है वही तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो शो करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? और जब क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताए लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बता दिया, तो हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर वहां से बैलेंसिंग फिगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लियर है? इफ गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजा हुआ है तो ब्रांच के बुक्स में गुड्स ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे दिखेगा? इनवॉइस प्राइस पे ही शो करेंगे। क्लियर है? देन नॉर्मल पीएनएल बनेगा, लेकिन हेड ऑफिस का जब पीएनएल बनाएंगे ओपनिंग स्टॉक विल बी ट्रीटेड एज रियलाइज्ड प्रॉफिट वेयर एज क्लोजिंग स्टॉक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में आ गया और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड में। आप चाहो तो नेट वैल्यू भी शो कर सकते थे। क्लियर है? आई बात समझ में? एंड देन बाकी चीजें तो नॉर्मल थी। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट जब बनाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक इंडिविजुअल बुक्स में, कंपनी के बुक्स में कॉस्ट पे, हेड ऑफिस के बुक्स में कॉस्ट, ब्रांच के बुक्स में इनवॉइस प्राइस, लेकिन कंपनी एज ए होल के बुक्स में कॉस्ट पे आएगा। क्लियर है ये चीज? ये ध्यान में रहेगा। देन इंटर यूनिट्स अकाउंट, इंटर यूनिट्स अकाउंट्स के अंदर में लास्ट में जो ब्रांच का प्रॉफिट होता है दैट इज ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस और हेड ऑफिस उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट है क्या? तरीका समझ में आया कैसे क्या करना है? ठीक है, इसी लेवल का कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आता रहता है। आगे चल सकते हैं थोड़ा सा। एक सिमिलर क्वेश्चन मैं तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए देना चाहता हूं ताकि रिदम बैठ जाए। ब्रांच के बुक्स में जितने भी एसेट्स है दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड हेड ऑफिस बुक्स। ब्रांच की जितनी भी लाइबिलिटीज है वो हेड ऑफिस के बुक्स में आ जाएगा। ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो हेड ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का एंट्री अभी डिस्कस ही किया था। जब ब्रांच अपनी सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर कर देगा तो एंट्री क्या करेगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स ओपन करते तो डेबिट, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट। एंड हेड ऑफिस को मिल रहा है तो वो क्या करेगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। लायबिलिटी का इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट वाला पार्ट हमने अभी डिस्कस किया था। क्लियर है ये चीज? इसमें तो कुछ था नहीं ज्यादा। नंबर 13, practical question number 13. That will be the last question for the day. Read the question and देखो कि क्या मांगा है आपसे। कानपुर ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। On 31st of March, कानपुर ब्रांच submits the following trial balance to its head office. तो यानी हमारे पास ब्रांच का क्या है? ट्रायल बैलेंस है। इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजिंग। तो क्या बनाना, क्या फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या बनाना होता है? ट्रेडिंग पीएनएल एंड
बैलेंस शीट। तो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कहां जाएगा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सिर्फ पीएनएल में जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। क्लियर है ये? इसका मतलब ऑलरेडी ये जो 18 लाख है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू है। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ भी हो तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर डुअल इफेक्ट। इफ डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है इट मींस ऑलरेडी एडजस्टेड फ्रॉम एसेट। ठीक है? सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, स्टॉक, ट्रेडिंग, ये ओपनिंग स्टॉक है। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैरेज इनवर्ड, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है? क्रेडिट बैलेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी क्यों ऐड होगा? यहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है ना सिंगल इफेक्ट। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ट्रेडिंग, सेल्स, हेड ऑफिस अकाउंट, बैलेंस शीट। यहां तक क्लियर है? हेड ऑफिस अकाउंट ब्रांच के लिए तो हेड ऑफिस क्या होगा? लायबिलिटी हुआ ना, क्रेडिटर है तो उसका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट पार्ट में पहले तो बोला एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्रीज करना, यानी जो जो डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच का बैलेंसेस है उसका क्या करना है? जर्नल करके दिखाना है। सेकेंडली ऑफ ब्रांच इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, यानी ब्रांच का ही हमें नॉर्मल फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। देन पास जर्नल एंट्रीज फॉर इनकॉर्पोरेशन, फिर हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेट करेगा। ठीक है भाई? एडजस्टमेंट देखते हैं। पहले क्या बोला? स्टॉक ऑन 31 मार्च वाज वैल्यूड एट 62 लाख, ये तो क्लोजिंग स्टॉक हुआ। On 29th March, the head office dispatched goods costing 10 lakh to its branch. Branch did not receive these goods before 1st April. Goods in transit to HO. करते हैं इसको। Practical question number 13. सबसे पहले अपन जर्नल कर रहे हैं। Goods in transit account debit to हेड ऑफिस, ऊपर लिख देंगे रुपीज इन लैक्स। किसका बुक्स बना रहे हो? इन द बुक्स ऑफ कानपुर ब्रांच। क्लियर है? पहला एंट्री। नरेशन एग्जाम में क्वेश्चन जब तक नहीं बोले कि नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू राइट। जहां जहां जर्नल एंट्री होगा वहां पे आपको नरेशन लिखना ही पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन खुद बोल दे कि नरेशन नहीं चाहिए तो फिर नहीं चाहिए, तो नरेशन क्या लिखोगे? हाँ, being goods dispatched but not received, हाँ, या goods sent by HO but not received at branch। अपनी तरफ से बना के, मिला तो है नहीं तभी तो goods in transit लिखा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ब्रांच डिड नॉट रिसीव दिस, हो गया। Hence the figure of goods received from head office does not include in these goods. Oh my god, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ में ये काउंटेड ही नहीं है। ये तो क्या एक्चुअल फिजिकल गुड्स हो गया। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस तो एक्चुअल में हो गया। ये क्या प्रैक्टिकली एचओ ने इतना ही भेजा है क्या?
इसमें 10 लाख ऐड हो जाएगा। क्लियर है? यानी एचओ ने कितना भेजा होगा? 298 लैक्स का। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो कितना आ जाएगा? वो भी तो बढ़ जाएगा, 72 हो जाएगा। इसमें भी प्लस 10 लैक्स हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? अरे पूरी आपके इंटर फाइनल अकाउंट ही चलती रहती है, यही ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट्स, कुछ नहीं है सारे बड़े चैप्टर में। जो आपने पहला चैप्टर सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, वही कहानी चल रही है। बस अच्छी बात यह है कि यहाँ टी शेप में बना रहे, तो नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाना। क्लियर है? Also, the head office has charged the branch rupees 1 lakh for centralized service for which the branch has not passed the entry. इसका मतलब पता है? लैंग्वेज का मतलब, लैंग्वेज समझा सकते हो कि पॉइंट में सर्विस सारा ब्रांच को देता है। कोई एक ऐसा समझ लो हो सकता है कि हेड ऑफिस ने हमें एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है, वी आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वी आर इंटरनल ऑडिटर्स, इस टाइप में ऑडिटर अपॉइंट कर लिया हम लोग को। तो हम हेड ऑफिस को बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जहां पे ब्रांच को भी कंसल्टेंसी देते हैं, हेड ऑफिस को चाहिए जब जब कंसल्टेंसी देते हैं, लेकिन हमारा कॉमन बिल जनरेट होता है, वो हम हेड ऑफिस को जनरेट करते हैं और पैसा ले लेते हैं, राइट? अब कुछ काम तो हमने ब्रांच के लिए भी किया, कुछ हेड ऑफिस के लिए भी किया, तो लास्ट में हेड ऑफिस क्या करता है? खर्चों को स्प्लिट वाइज कर देता है कि हेड ऑफिस ये तेरी सर्विसेज का खर्चा है, जो ऑलरेडी हेड ऑफिस बोलती है ब्रांच ये तेरा सर्विसेज का खर्चा है, तेरी कंसल्टेंसी का। कॉमन लगा है कंपनी का, हम बाइफिकेट नहीं कर सकते किसको कितना क्या है, तो हमने कॉमन बेसिस लेके, जैसे क्या होता है, सपोज आप एक जॉइंट फैमिली बिल्डिंग में रहते हैं, 3rd स्टोरेड बिल्डिंग है, 3 स्टोरेड बिल्डिंग है, वहां पे 3 फ्लैट है, ठीक है, सब वैसा ही है, कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, कोई 2 BHK, कोई 3 BHK, कोई 4 BHK, ऐसा करके फ्लैट है। एंड आप 3 भाई हो या 3 फैमिलीज है जो एक ही बिल्डिंग में रह रही है, लेकिन उसका एक ही कॉमन मीटर है या कॉमन बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आप क्या करोगे? उसको बांटोगे ना भाई, 3 अलग अलग घर है तो उसको बांटोगे आप। तो जब बांटोगे तो क्या होगा? किस बेसिस पे बांटोगे? यूनिट्स जितना कंज्यूम्ड हुआ है, जितने लाइट पॉइंट्स है उस हिसाब से बांटोगे ना। तो उस बांटने को ही तो, यही तो हेड ऑफिस कर रहा है। हेड ऑफिस बोल रहा है मेरा कॉमन खर्चा है जो ब्रांच के लिए भी किया है हमने और हमारे लिए भी किया है, तो वो क्या कर रहा है? स्प्लिट वाइज कर रहा है। इज इट क्लियर? तो इसका एंट्री क्या करेगा? वो ब्रांच तो करेगा एंट्री, अब ब्रांच के लिए एक्सपेंस है ये, क्लियर है ये? यहां तक प्रॉब्लम नहीं? तो ये 2 ही एडजस्टमेंट एंट्री था, और तो कुछ है नहीं, लैंग्वेज खत्म हो गया भाई, प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या बनाना है? फिर से बोल रहा हूं, पता नहीं मैंने कितनी बार बोल दिया, प्लीज 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 फोकस ऑन योर स्टडी में। ये कमांड में नहीं है, इनके क्वेश्चन लैंग्वेज कंसेप्ट कमांड में नहीं है। कर लो जितने क्वेश्चन करने, रट लो, एग्जाम में जाके आप गोबरी करके आओ। तो बेटर है फोकस ऑन द लैंग्वेज, जहां आपको प्रॉब्लम होती है नोट डाउन करो कहाँ क्या है। जितना क्यूमुलेटिव रिवीजन आप स्टडी मेट का कर सकते हो उतना ज्यादा करो, उतना ज्यादा आपके लिए सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर है? अब अपन को बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मल जैसे बनाते हैं बचपन से। टू ओपनिंग स्टॉक कितना ब्रांच में? 60 लाख। ऊपर कॉलम में लिख देंगे रुपीज इन लैक्स, जैसे आप लिखोगे एग्जाम में पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखोगे ना, तो ऊपर हो जाएगा रुपीज इन लैक्स। देन
Goods received from HO. उसके लिए तो यही परचेज है, टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। 288 plus 10 minus 5. यस, क्योंकि हम लोग नेट परचेज दिखाते ना, 288 प्लस 10 ये हो गया 298 माइनस रिटर्न करते थे ना, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो नेट परचेज आता था। तो यहाँ पे रिटर्न्स कितना है 5, तो 293। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, Carriage inward. भूलना मत बाबा, आपने 11 में बहुत मेहनत किया था ट्रेडिंग पीएनएल सीखने में। डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 50 बार बोला जाता था आपको कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। कैरेज इनवर्ड 7 लाख, बाय सेल्स 360 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 72। इसमें कैसे दिखाएंगे आप, इन हैंड 62, इन ट्रांजिट 10, 72 लाख। ठीक है, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 72 लाख। इजी। क्या भैया, इंटर में आके हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल ही बना रहे अभी तक, कब बड़े होंगे? पूरा जिंदगी यही करते रहोगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 72 lakhs। अब खर्चे लिखेंगे, क्या क्या है खर्चे? डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, कितना? 2 लाख। फिर सैलरीज 25 लाख, टू रेंट 10 लाख, टू एडवर्टाइजमेंट 6, Telephone, postage, stationery fee. टेलीफोन, पोस्टेज एंड Stationery. स्टेशनरी, कितना? 3 लाख। Office expenses 1. टू ऑफिस एक्सपेंस 1. To centralized expense 1. Centralized 2. हाँ, सेंट्रलाइज्ड खर्चा था ना एक, जो हेड ऑफिस ने हमें दिया था। MP 12 24. टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 24 लाख। ऐसा ऐसा लग रहा है फाउंडेशन में आपने फाइनल अकाउंट सीखा था और फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वैसा वाला कर रहे हो आप। ब्रांच का जब बनाते हो तो ऐसे ही होता है, सोल प्रोप्राइटर की तरह। अब बैलेंस शीट Condition 18. as at 31st March X2 furniture and equipment 18 lakh, then Debtor fees. debtor 20 लाख। कैश में क्या बोला था उसको? हाँ, कैश, कैश के लिए क्या बोला था हमने? बोला था बस कुछ नहीं था। 8. कैश एंड बैंक 8 लाख। स्टॉक लिखेंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड 62, इन ट्रांजिट 10 लाख। फिर Net profit. हेड ऑफिस का बैलेंस कितना दिया हुआ था? अरे ब्रांच के लिए तो हेड ऑफिस से तो कैपिटल है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था हेड ऑफिस का बैलेंस? 80 लाख। और आपने एडजस्टमेंट किया था, कुछ जर्नल एंट्री किया था ऊपर में 2-2,
हेड ऑफिस को क्रेडिट किया ना 10 और 1 से, हाँ तो बढ़ेगा ना वो, 21 प्लस गुड्स इन ट्रांजिट, इतना दिखाने का जरूरत नहीं है, ऐड करके भी लिखते तो हो जाता है। गुड्स इन ट्रांजिट 10 और सेंट्रलाइज्ड एक्सपेंस देना है ना हमें, प्लस जो एनपी है वो भी तो हमें हेड ऑफिस को ही देना है, उसके अकाउंट में जाता है। कितना एनपी कमाया हमने, 24 लाख। ब्रांच के लिए हेड ऑफिस ही कैपिटल है भाई, कैपिटल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं इसको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3 लाख, बस इतना ही है लाइबिलिटीज। 118 rupees in lakhs, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, आज जाके जो हमने वो एक क्वेश्चन किया ना जहाँ पे हेड ऑफिस, ब्रांच और टोटल तीनों एक साथ बनाया, उसको रिवाइज करना अच्छे से। अब हमें क्या करना है, तीसरा पार्ट क्या पूछा क्वेश्चन ने, कंसोलिडेशन किसके बुक्स में, हेड ऑफिस ही तो कंसोलिडेट करेगा इन द बुक्स ऑफ एचओ। हेड ऑफिस क्या क्या करेगा एक बात बताओ, सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज अपने पास लेके आ जाएगा और प्रॉफिट भी लेके आ जाएगा। वेरी गुड, तो डालो जी डालो, सब डाल दो। एसेट्स क्या क्या था, देखो दो चीज होता है, आप डायरेक्ट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो या फिर सारे नॉमिनल जितना भी ट्रेडिंग पीएनएल में दिखाया वो सारे लेजर्स ट्रांसफर करो। तो जब हमने बनाया तो हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट ही ट्रांसफर कर देंगे, क्यों इतना मेहनत करने का। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वरना आप इंडिविजुअली सारा एक्सपेंसेस को लेके आओ, सारी इनकम्स को लेके आओ, फिर नेट वैल्यूज के साथ में भी होता है। ठीक है, दोनों तरीके से इनकॉर्पोरेशन होता है, इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं होता है। सीधा क्या करो, नेट प्रॉफिट लेके आ जाओ। नेट प्रॉफिट कितना, 24 लाख। तो क्या एंट्री हो जाएगा, बोलो जी। ब्रांच पीएनएल क्यों लिखेगा वो हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का प्रॉफिट बढ़ेगा ना जब उसके प्रॉफिट को लेके आएगा तो। अरे ब्रांच अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या था, तो और पैसा लेना है ना। अब जो ब्रांच में प्रॉफिट हुआ वो भी तो लेना ही है ब्रांच से। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 24 लाख। देन सारा एसेट्स आ जाएगा, ब्रांच फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 18 lakh, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच स्टॉक कितना था 72, सब एवरीथिंग। ब्रांच डेटर 20, ब्रांच कैश एंड बैंक 8 लाख,
तो हमने ले लिया, तो हमारे बुक्स में ब्रांच क्या हो जाएगा, कम 118 एसेट्स लेके आए। तो हेड ऑफिस की बुक्स में एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच और लाइबिलिटीज भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये है अच्छा 80 कैपिटल 91 कैपिटल का वो तो चल ही रहा होगा हेड ऑफिस के बुक्स में। तो उसमें हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंसेस भी तो आ रहा होगा। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंसेस तो चल ही रहा होगा ना, हमारे पास थोड़ी ना बैलेंसेस दिए हुए। हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस तो नहीं दिया हुआ ना। इफ हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता तो वहां ब्रांच का कुछ बैलेंस तो होता ना, तो बस उसमें ये सब ऐड ऑन कर लेंगे, एडलेस हो जाएगा। उसके अलावा क्या करना। और कोई एंट्री चार्ज किया तो उसको आ जाएगा। हो गया ऐसा भी एंट्री का। हाँ, अरे देखो आप आईसीआई का देखोगे तो उन लोग क्या करते हैं, सारे इनकम एक्सपेंस अकाउंट को पूरा डालते हैं। अरे अल्टीमेटली तो वही जा रहा है ना। ट्रेडिंग पीरियड भी डालेंगे। हाँ वही तो बोल रहे हैं, अल्टीमेटली नेट नेट इफेक्ट तो यही हो रहा है आपका, इनकॉर्पोरेशन ही करना है। और पहला जो 2 एडजस्टमेंट एंट्री था, क्या वो हेड ऑफिस के बुक्स में करना था? हमें करना ही नहीं था ना, वो तो ब्रांच के बुक्स में ही करना था। आप यदि आईसीआई का सॉल्यूशन देखोगे अब देखो पहले क्या किया, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट डाला है, ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच, इसमें ट्रायल बैलेंस का सब कुछ डाल रहा है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स परचेज बट नॉट रिसीव, कैरेज इनवर्ड, इसका ट्रेडिंग में डाला है। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट तो आपका वही जा रहा है ना। आप यदि सारी एंट्रीज को मर्ज्ड अप करोगे तो आपका फाइनल इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही तो ट्रांसफर होगा। और ये एंट्री थोड़ी ना हम किसके बुक्स में कर रहे हैं, अभी हमने हेड ऑफिस के बुक्स में किया। आपका रिक्वायरमेंट पार्ट क्या था, होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस यही था। अब ब्रांच की बुक्स में थोड़ी ना अपन को कुछ करना था। तो यहां पे एक चीज देखो, ये जो एंट्री है ब्रांच पीएनएल टू पीएनएल जो जा रहा है, इन शॉर्ट हमने क्या किया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, वही तो किया, इनकॉर्पोरेट ही तो किया प्रॉफिट। फिर बाद में सारा का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्लियर है, समझ में आई बात, क्लियर है। तो आज आपका काम रहेगा, एक आधा क्वेश्चन ही होमवर्क दिया है मैंने आपको, राइट, वो प्लस रिवीजन। देखो ब्रांच टाइम टाइम साथ साथ में रिवाइज नहीं करोगे, जितना किया है ये हाथ से निकल जाएगा। छोटी छोटी चीजें सीख रहे हो और यही सिली मिस्टेक एग्जाम में मराती है। ठीक है, समझ में आया, इतना आप करोगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग सर्टेन मोर क्वेश्चन ऑन द इंडिपेंडेंट ब्रांच। देखते हैं क्या 2 दिन में कवर अप कर लेंगे एंड देन फिर फॉरेन ब्रांच हो जाएगा, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट का बाय